नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजना बनाई है। बहनों भाइयों, इसको यहाँ की टीएमसी सरकार लागू नहीं कर रही है। मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, यकीन रखना, हमारी जितनी भी केंद्र की योजनाएं आदिवासी भाइयों के लिए हैं, सरकार बनने के बाद उसे लागू करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाइयों के बारे में क्या सोचती है, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा, हमारी नीयत के बारे में, हमारे इंटेंशन के बारे में आपको पता लग जाएगा। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत उपेक्षित है, इसलिए अब आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई जानी चाहिए। तो मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। यह बात मैंने इसलिए कही ताकि आपको पता लगे कि आदिवासी समाज के प्रति भी हम लोगों की नीयत क्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का आप लोगों ने समर्थन दिया है, मेरे बहनों भाइयों, उसके लिए आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि पश्चिम बंगाल में चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। राज्य में बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने बंगाल पहुंचे हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सीएम योगी रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी हताश हो चुकी हैं और उसी हताशा का परिणाम है कि वे अपनी चोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को लांछित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक की वजह से दुर्घटना हुई और उसकी वजह से ममता बनर्जी को चोट लगी। उन्होंने कहा कि सीएम पर फैसला 2 मई के बाद आएगा। वहीं राज्य की सीएम ममता बनर्जी चोट लगने के बावजूद चुनावी मैदान में हैं। वे व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। बांकुरा में ममता बनर्जी ने मंच पर दुर्गा पाठ किया। इसके बाद ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बैठकर साजिश कर रहे हैं। गृह सचिव को भी नोटिस भेजा गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग में सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग को अमित शाह चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस चक्रवाती अम्फान के वक्त हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बीजेपी बाहुबल के दम पर बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। योगी ने इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं। मैं यहां आया तो जय श्री राम के नारे से मेरा अभिवादन हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है। बता दें कि राज्य में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव 8 चरणों में होंगे। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से उमेश सिंह जी, इसके अलावा टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। उमेश जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं धड़ाधड़ कई रैलियां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की जा रही है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहाँ आकर एक रैली को संबोधित किया है और वो आरोप लगा रहे हैं ममता दीदी पर कि अपनी चोट का राजनीतिकरण कर रही है ममता दीदी। देखिए पल्लवी जी, वो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगता ही है और ये असल में पूरी तरह से जनता ने वहाँ पे दीदी को अब नकार दिया है। 10 साल बहुत हो गया। दीदी ने बंगाल के लिए कोई काम नहीं किया। वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी 10 साल में, एक इंडस्ट्री सिंगल नहीं लगी, ना कोई अभी तक कोई प्लान बता सकते हैं कि कौन सी कहाँ प्लान था। तो अभी स्थितियां वहाँ बहुत बुरा हो चुका है। वहाँ की जनता एकदम उब गई है क्योंकि कई साल उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, कम्युनिस्ट को दिया और दीदी को दिया।
अब ये दीदी जो है पहले ये भाजपा में रह करके ही जो है ये पली बड़ी हुई हैं और जा करके यहाँ पे मंत्री भी रही हैं और उसके बाद इनको जय श्री राम से इतना बड़ा नफरत है। तो अभी तो ये तो अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना ये तो एक स्वाभाविक है, तो एक प्रथा है यहाँ का, लोग मानते हैं, हिंदू तो मानते ही हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए इनको। आज जनता उब चुकी है तो ये जो है दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसा अभी उस दिन चोट लगी तो बताइए मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला करवा दिया, भाजपा के लोगों ने हमला करवाया, उनका इशारा था। जबकि फिर दूसरे दिन खुद ही बताती हैं कि नहीं वो दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी का गेट उसमें दब गया पैर। तो ये अनाप शनाप बोलने से वोट बैंक नहीं बढ़ता है, काम करने से बढ़ता है। काम करें। अभी भाई देखिए जो है भाई के ऊपर जांच शुरू हो गई और जांच करते ही जो है उसमें एक से एक कोयले का कालिक लगना शुरू हो गया है। अभी उसमें निकल कर कितना आएगा पता नहीं है। तो अभी ये सब चीजों को जो है देखना चाहिए। सही काम करें, ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें तो अच्छा रहता है, तब जनता जो है उसके साथ रहती है। अगर ये नहीं रहता है तो जनता साथ नहीं रहती, जनता छोड़ देती है। आज वही स्थित बंगाल की जनता ने कर दिया है कि आज दीदी को नकार दिया है। उस छटपटाहट में वो कुछ भी बोल रही हैं तो उनकी मर्जी है, बोलना भी चाहिए। राजनीति कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। जी ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुमित मेहरोत्रा जी बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टीएमसी इस समय हताश में है, खासकर खुद ममता दीदी काफी हताश हैं क्योंकि वो देख रही हैं कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। सुमित मेहरोत्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, तब तक मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ है और उन्होंने कहा भी है और एक तरीके से सवाल भी पूछा है कि क्या अमित शाह चुनाव आयोग को चला रहे हैं। आखिर टीएमसी को ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा है? देखिए, सभी को मैंने बताया कि ममता दीदी को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ये तो नए अगर कोई राजनीतिक हो वो अनाप शनाप बोले तो शायद उसके लिए ठीक है, लेकिन ममता जी को बंगाल की जनता ने विश्वास किया उन पर और उनको 10 साल लगातार सत्ता सौंपी। आज जब विकल्प पाई है, क्योंकि इससे पहले भाजपा वहां कमजोर थी, विकल्प नहीं था, विकल्प में कम्युनिस्ट और कांग्रेस था, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का देख चुकी थी बंगाल की जनता। उन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद किया इन लोगों ने। आज ममता के बाद अगर विकल्प मिला तो भाजपा विकल्प मिला है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज वहां पे लगे हुए जो है वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, दिलीप घोष जी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, आज एक से बढ़ के एक जो है एक्सपीरियंस होल्डर लीडर वहां भाजपा के मिले हैं। आज भाजपा से बहुत बड़ी आस जगी है। जिस तरह से ममता जी ने वहां पे किसानों का पैसा रोक दिया, सेंटर से गया वो नहीं बांटा, वहां पे बहुत सारी कोई काम जनता के लिए नहीं किया, गरीब जनता के लिए इन्होंने अनाप शनाप बातें करते रहे। यहाँ तक कि इन्होंने पूजा पाठ पे भी जो है रोक लगवा दिया था। बहुत सारी दिक्कतें हुई, कोर्ट तक जाना हुआ। वो पूरी जनता वहां पे उब गई। अब ये इलेक्शन कमीशन को बताइए, इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने अभी पर्चा भरा, उसमें भी इन्होंने गलत 8 केस इनके ऊपर दर्ज हैं। इन्होंने अपना वहां पे हलफनामे में दिया कि 0 केसेज हैं। ये सब कैसे हो सकता है, कैसे होगा? ये तो आजकल तो बच्चा बच्चा गूगल पे देख लेता है। तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी धोखा, ये तो पूरी जनता, ये तो बंगाल की जनता के साथ धोखा है। ये सर, एक सवाल यहाँ पर काफी अहम है। लगातार ये बात कही जा रही है कि ये लोग तो बाहरी हैं। एक देश में होकर ये बाहरी और अंदरूनी की लड़ाई क्यों शुरू हो रही है? पश्चिम बंगाल में बाहरी और अंदरूनी क्या होता है सर? ये थोड़ा सा ममता दीदी बता दें कि अगर वो बाहरी थी तो वो बाहरी, जब वो दिल्ली में भाजपा के साथ सरकार में मंत्री रही तो वो विदेश में मंत्री रही हैं या इस देश के सरकार में मंत्री रही हैं? ये इस तरह की कैसी बातें ये लोग बोल रहे हैं? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने लोग इनके साथ, इतने घोटाले हो गए वहां। जो सरकार चली 10 साल लोगों ने परेशान हो गई जनता वहां के केसेस में एक से बढ़ के एक परतें निकल रही है। भाई तक जो है कोयले में इन्वॉल्व है और अभी जो है उनको ये लग रहा है, बताइए, ये तो एक मजाक बन के रह गया है। किस तरह की राजनीति कर रही है? कोलकाता वेस्ट बंगाल देश के बाहर है, ये सरकार में रही है तो ये देश में थी। आज ये सरकार से जो है आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, पूरे देश में 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है।
सभी जगह सब लड़ रहे हैं। ऐसा तो कभी कोई हर प्रदेश कह दे कि आप विदेश से आ गए हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो कभी नहीं सुना गया किसी प्रदेश में। आज ममता दीदी ऐसा बोल रही हैं तो ठीक है, उनके बोलने का मैं बताया कि वो बिल्कुल पूरी तरह से जनता उनको नकार दिया। जिस तरह से किसानों को लेके गए, कल देखिए उनकी नेत्री कौन मैडम थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने किस तरह से उनका बयान, उनका सारा कुछ निकल के आया। आज पूरी जनता, पूरा किसानों के साथ जिस तरह से धोखा दिया है उन लोगों ने, किसानों को बेचा है, किसानों के साथ धोखा दिया। आज 111 दिन तक चला है धरना, और ये लोग जो है किस सौदा और किस बेस पे जा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि इनको वोट दो, उनको वोट न दो। ये सब चीजें कर करके इससे जनता और परेशान और दूर भागती है। वो कभी नहीं चाहती, जो वो जनता हमेशा ईमानदार, मेहनतकश और जनता के पक्ष में काम करने वाला नेता चुनना चाहते हैं। जनता जो है नहीं चाहती कि वो दूसरे को विदेशी बताएं, किसी को कुछ बताएं और खुद जाके उन्हीं की गोदी में बैठ करके मंत्री बने। ये दोनों चीज तो नहीं चल सकता ना। नहीं, वो तो आए इसलिए थे उमेश जी, वो तो आए इसलिए थे कि बीजेपी को वोट मत दो, आपको जिससे मर्जी है उसे जिता दीजिए, लेकिन बीजेपी को मत जीतने दीजिए। उनका तो पूरा सीधा सा यही बयान रहा है, और वो तो बार बार ये कह रहे हैं आप जहाँ जहाँ जाकर चुनाव लड़ेंगे वो पीछे पीछे वहीं जाएंगे। हाँ, अच्छा होता कि केरला में भी जाते और यही कहते। अच्छा होता कि आज जो कल का वीडियो है वो आप दिखा देते जनता को। शायद आप दिखाए होंगे, आपके चैनल पे बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, हमने कल ये पूरा वीडियो भी दिखाया है और रात में 9 बजे बहस भी हुई है इस मसले पर। जी 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 बिल्कुल, आपका चैनल पे बहुत अच्छा। मैं ANB न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा जो है डिबेट कराते हैं। तो आप लोगों ने दिखाया, वो देख करके जनता तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है उसका तो पूरा विश्वास टिक गया कि हम लोग क्या मानते थे और ये क्या कर रहे हैं, और ये क्या कहा जा रहा है कि आप जाइए मंच पे, हम लोग मंच पे नहीं आएंगे, आपकी पूरी व्यवस्था देंगे। क्या व्यवस्था ले रहे हैं, किस तरह का सौदा हुआ है, क्या चीज हुआ है, वो उनको ओपन करना चाहिए। ये सब चीजें जो है, और 13 बार मीटिंग होती है और उसके बावजूद भी सारे मंत्री, प्रधानमंत्री इनको आमंत्रित करते हैं। किसानों को जो है अन्नदाता मानता था पूरा देश, और पूरी सरकार किसानों के लिए जो है वचनबद्ध है। उनकी आय दोगुनी करने के लिए उस पे प्लान करते हैं, उस पे व्यवस्था देखते हैं, तो कहते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए। आप 80-85% किसान खुश है, सीमांत किसान, गरीब किसान सब अपना काम कर रहे हैं, वो लोग खुश है, वो चाहते हैं। 10% किसान केवल कहते हैं कि नहीं चाहते। वो किसान जो चुनाव कराने प्रदेशों में जा रहे हैं, उनसे क्या मतलब रह गया इससे? जो वादा किया कि मैं किसान जो है, कोई नेता नहीं आएगा मेरे उसमें। आज एक एक करके जैसे जैसे उन किसानों के साथ भीड़ चुकी थी शुरू में, वैसे जैसे इनकी हालातों को, इनकी आदतों को लोग जानते और पहचानने लगे, वैसे धीरे धीरे करके एक एक करके लोग भागने लगे हैं। आज देखिए एक एक करके सारा जो है वो खत्म होता जा रहा है भीड़। तो ये नहीं होना चाहिए। वो इस तरह का जो है किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। इंतजार करो। बिल्कुल उमेश जी एक प्रतिक्रिया सुमित जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि समय की भी हमारे पास काफी कमी है। सुमित मेहरोत्रा जी, पश्चिम बंगाल में इस समय सियासत जो है अपने चरम पर है, एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों ने इस समय डेरा जमाया हुआ है पश्चिम बंगाल में। पल्लवी, सुमित जी, पल्लवी बात कर रही हूँ स्टूडियो से। सर बताइए। सॉरी जी 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 पल्लवी जी, अभी तो इनके और नेता भी जाएंगे। ये तो अभी केवल 3 ही लोग हैं। JP नड्डा है, हो सकता है ये अभी उनको भी बुला लें, अपने दोस्त को, ट्रंप को भी बुला लें इस चुनाव में। पर वहाँ की जनता देख चुकी है, जान चुकी है, इन लोगों के झूठे वादों को जान चुकी है। जिससे अपना प्रदेश नहीं समझ रहा हो योगी बाबा से, वो वहाँ पे जाके भाषण देते हैं। एक हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जिनके देश नहीं समझ रहा है, देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो वो वहाँ पे जाके भाषण देते हैं। JP नड्डा जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो होगा क्या? आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान के पड़ोसी देश है आपका नेपाल के देश हमारा भारत में आके हमारे हिंदुस्तानियों को मार के चला जाता है। ये लोग फिर भी कुछ नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करते। केवल इन लोगों को ड्रामा चाहिए। वहाँ पे बंगाल में कुछ हो नहीं रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। अरे साहब, ये उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये वहाँ पे जाके दुहाई देते हैं। वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर जितना हिंदू है सब सुरक्षित है। ये लोग प्रोपोगंडा के अलावा कुछ। ठीक है, बिल्कुल सुमित जी, पश्चिम बंगाल की जनता खूब समझदार है और वो अपना अच्छा भला आसानी से समझ लेगी। फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ममता दीदी पर तमाम आरोप लगाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं गुजरात में कोरोना को लेकर सरकार ने 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। गुजरात सरकार की ओर से मंगलवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बता दें कि गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में फिर से इजाफा होने लगा है। कोरोना के खतरे को लेकर आज पीएम मोदी ने सभी राज्यों की बैठक भी बुलाई। रंगों के त्योहार होली को अब 2 हफ्तों से कम का वक्त रह गया है। यही हाल रहा तो प्रशासन को रंग खेलने को लेकर अलग से गाइडलाइंस जारी करनी पड़ सकती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों में केस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है, कहीं सख्ती बढ़ाई गई है। स्थिति नहीं सुधरी तो पाबंदियां और भी जगह लगाई जा सकती हैं। पिछले साल होली के वक्त कोविड का प्रकोप इतना नहीं था, फिर भी एहतियात बरतते हुए होली मिलन समारोह तमाम जो थे वो रद्द कर दिए गए थे। इस वक्त तो कोरोना की सेकंड वेव चल रही है, ऐसे में होली मिलन समारोह पर रोक लगभग तय ही समझिए। बिहार सरकार ने तो इसका ऐलान भी कर दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पहले से लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें लॉकडाउन का इशारा इस समय कर रही हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। गुजरात में कोरोना को लेकर सरकार ने 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। गुजरात सरकार की ओर से मंगलवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बता दें कि गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से वृद्धि होने लगी है। और इस मसले पर चर्चा के लिए डॉक्टर आरती यादव इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि चिकित्सक हैं। डॉक्टर आरती यादव, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो सेकंड वेव इस समय कोरोना की पूरे देश भर में चल रही है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? डॉक्टर यादव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर आरती यादव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार अब देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बात गुजरात की कर ले तो गुजरात सरकार की ओर से मंगलवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बता दें कि गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में फिर से तेजी से इजाफा होने लगा है। कोरोना के खतरे को लेकर पीएम मोदी भी अब काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। डॉक्टर आरती यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आरती यादव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैडम, बिल्कुल। डॉक्टर आरती यादव, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोरोना की जो सेकंड वेव इस समय पूरे देश में चल रही है और हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो संक्रमण की रफ्तार कम हो सके इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, कोरोना का जो जो समय है, ये वही है जो इसी समय कोरोना आया था। फरवरी मार्च के बीच में ही कोरोना आया था और ऐसे में अभी 1 साल के अंदर में इतनी रैपिड संक्रमण हुआ है लोगों का। डॉक्टर आरती यादव, माफी चाहूंगी, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि इस समय हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। বেলদার ব্রিজ আমরা উপহার দেব, এখানে যেখানে হচ্ছে স্টেডিয়াম সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। প্রত্যেকটা রাস্তা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টাকা, সে রাস্তায় কেউ কাটমানি খাবে না, রাস্তাটা সুন্দর হবে, রাস্তায় মা বোনেরা ভাইয়েরা মা চলতে পারবেন, সেরকম সড়ক যোজনা আমরা পৌঁছে দেব। আর আমাকে প্রত্যেকটা মা বোনেরা, প্রত্যেকটা ভাইয়েরা বাড়ি দেখাচ্ছিলেন, কি কষ্টে তারা আছেন, একটা ত্রিপল পান না। বাড়ি, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি, দেওয়া বাড়ি আমি আপনাদের প্রত্যেককে পৌঁছে দেবো। ত্রিপল দেওয়ার জন্য আমরা আসিনি, আমরা পাকা বাড়ি দেওয়ার জন্য এসেছি। বিজেপি সরকার 2022 সাল
দিদি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমার স্বাস্থ্য সাথী কেন হয়নি। আমি বললাম আপনার স্বাস্থ্য সাথী দরকার হবে না, আমাদের এখানকার লোকেরা উড়িষ্যা যান, আমাদের ওখানকার লোকেরা ভেলোর যান, আমাদের এখানকার লোকেরা ব্যাঙ্গালোর যান, আমাদের এখানকার লোকেরা দিল্লি যান চিকিৎসার জন্য। আমি 6 মাসে হসপিটাল হবে এটা বলবো না। সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে নন্দীগ্রামেও মাননীয় কিন্তু চিকিৎসা করাননি, ঠ্যাং তার ভাগেনি, ঠ্যাং ভাঙবে 2021 সালে 3রা মে। আমি দেখা দিতে চাই আয়ুষ্মান প্রকল্প বিজেপি সরকার দেবে আপনাকে। আপনি উত্তরপ্রদেশে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, বিহারে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, গুজরাটে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, ভেলোরে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, কটকে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন। আর কৃষকদের জন্য আমরা প্রথম মন্ত্রিসভায় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, প্রথম ভয় এখানে বিজেপি ভাজপা মন্ত্রিসভা প্রথম সিদ্ধান্ত নেবে প্রত্যেকটা কৃষক পরিবার 18,000 করে টাকা পাবেন, সেই টাকা আমরা পৌঁছে দিতে চাই। আমি কিন্তু বেশি দিতে চাইছি না, আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই। আর একটা ছোট কথা বলে আমার মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি আছেন, উনি বলবেন, আমি একটা কথা বলে শুধু শেষ করব। অনেক বিধায়ক দেখেছেন কারো সার্টিফিকেট আপনারা পান না, কিন্তু আমার মন্ডল সভাপতি থেকে আমি বুথ সভাপতি সবার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, পঞ্চায়েত আমার বিধায়কের সার্টিফিকেট প্রত্যেকের কাছে থাকবে, তারা আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন। কোন সার্টিফিকেটের জন্য আমার কাছে আসতে হবে না, আপনারা সার্টিফিকেট ঘরে পেয়ে যাবেন, সেই ব্যবস্থা আমরা আপনাকে উপহার দেব। তাই সবাইকে অনুরোধ করব, অনেক কষ্টে জানি দিদির পুলিশ ভোট করবে, এটা যারা ভেবেছিলেন না দিদির পুলিশ ভোট করবে না, দাদার পুলিশ ভোট করবে। নিশ্চিন্তে থাকুন, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যাব, সেদিন ভোটের দিন আমি প্রত্যেক জায়গায় আপনাদের কাছে থাকবো। আপনারা মায়েরা সেদিন কিন্তু ছাতা লাঠি নিয়ে রেডি থাকবেন, আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ হতে দেবেন না, আপনার নিজের ভোট নিজে দেবেন। দেবেন তো মায়েরা? নিজের ভোট নিজে দেবেন আর বুথটাকে শক্তিশালী রাখবেন। এই অনুরোধ রেখে সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ রামলাল, ধন্যবাদ রমাপ্রসাদ গিরি মহাশয়কে। আমাদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই নির্বাচনী জনসভার প্রধান আকর্ষণ এবং মুখ্য বক্তা উত্তরপ্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী माननीय श्री योगी आदित्य। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।